अटूट बंधन की तरफ से मैं वंदना वाजपेयी आप सभी लोगों को सादर नमस्कार करती हूँ और आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रिय वरिष्ठ कथाकार साहित्यकार नासिरा आपा जी का जन्मदिन सप्ताह मनाया जा रहा है और इसमें हर कोई अब साहित्यकार हो चाहे मंच हो अपनी तरह से अपने उद्गार अपनी प्यारी लेखिका के प्रति व्यक्त कर रहा है। अटूट बंधन ने इस क्रम में अपनी प्यारी लेखिका के प्रति अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए उनके बाल साहित्य को चुना है, क्योंकि उनके साहित्य पर हम आगे और भी चर्चाएं करेंगे और सभी मंचों पर ज़्यादातर उनके साहित्य पे चर्चा हुई है और हम लोगों ने सोचा कि हम उनके साहित्य पे चर्चा करने के लिए आगे के कार्यक्रम रखेंगे, पर अभी फ़िलहाल हम उनके बाल साहित्य पर बात करेंगे, क्योंकि बाल साहित्य लिखना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। ये तो साहित्य लिखना ही एक ज़िम्मेदारी का काम है, क्योंकि साहित्य जीवन को दिशा देता है, पर बाल साहित्य कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो उसके पाठक वर्ग का मन एक कच्ची स्लेट की तरह होता है, जिस पर जो लिख दिया जाता है वो जीवन भर अमिट छाप पड़ी रहती है। आज के दौर में जबकि छोटे बच्चे 2-2.5 महीने के बच्चों को ही हम मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो ऐसे में उनको संस्कार, उनको शिक्षा और उनके जीवन के जो मूलभूत वर्ष हैं, उनके संस्कारों की आधारशिला कहीं न कहीं रील्स, बेहुदा गाने, बेहुदा बातें जो वो इंटरनेट पे देखते हैं वो बनने लगते हैं। तो बाल साहित्य को इतना रोचक भी बनाना है और उनको शिक्षाप्रद भी बनाना है, तो एक साहित्यकार के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नासिरा आपा का जो साहित्य है वो उनकी ही तरह बहुत ही सादगी और नफासत लिए हुए है। उसी तरह से उनका बाल साहित्य भी इतना खुशनुमा झोंके की तरह इतनी मिठास लिए है कि पढ़ करके बच्चे तो बच्चे बड़े भी गदगद हो जाती हैं। तो इसके लिए हमने चयन किया है उनकी पुस्तक रंगीन परों वाला सपना से एक कहानी प्रेम की जीत का। तो आइए सुनते हैं कहानी प्रेम की जीत। परीक्षा समाप्त हुई, रिजल्ट भी आ गया। अब आज से छुट्टी भी आरंभ। इस विचार के आते ही शहाब ने बिस्तर पर एक मजेदार लोट लगाई, चादर मुंह तक खींच कर सोचने लगा, क्या किया जाए? फिल्म देखी जाए, मछली पकड़ी जाए, साइकिल चलाई जाए? कई प्रश्न शहाब के दिमाग में घूम रहे थे। अम्मी के पुकारने पर वह चादर फेंक कर उठा और दौड़कर उनकी कमर से लिपट गया। चलो जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैंने सूजी का बढ़िया मजेदार हलवा बनाया है। नसीमा कब की उठ गई है, नहा धोकर मेज पर बैठी है। मैं भी 2 मिनट में आता हूँ, मैं भी 2 मिनट में आता हूँ, जल्दी से तैयार होकर, कहकर शहाब छलांग मारता बाथरूम में जा घुसा। खूब ठूस ठूस कर नाश्ता किया, गप मारी। धूप निकलकर फैल चुकी थी, गर्म हवाएं आज सुबह से ही चल रही थी। शहाब को एकदम से खालीपन का एहसास हुआ। क्या किया जाए अब? बाहर गर्मी और धूप, घर में खामोशी और बेकारी। स्कूल की पढ़ाई की यह व्यवस्था एकदम से अब शहाब को व्याकुल करने लगी। उसे सब खाली खाली लग रहा था। बेमतलब इधर उधर चक्कर लगाकर जब थक गया तो बैठ गया। अब जम्हाई पर जम्हाई आने लगी, आंखों से पानी बहने लगा। नसीमा समझ गई, भाई रो रहा है, दौड़ी दौड़ी गई। अम्मी अम्मी, शहाब भाई रो रहे हैं। क्या? वह शैतान रो रहा है? हाँ, कमरे में बैठे आंसू पोंछ रहे हैं। सच अम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चलो चलती हूँ, देखती हूँ, किसी नई शरारत का स्वांग तो नहीं रच रहा है। अम्मी हंसती हुई बोली। उन्हें शहाब से शिकायत के अतिरिक्त किसी भी चीज की उम्मीद नहीं रहती थी। क्या बात है बेटे? अम्मी ने उसका उतरा हुआ मुंह देखकर पूछा। कुछ नहीं अम्मी, मुझे बड़ी बोरियत लग रही है, क्या करूं? लो, पहले कहते थे छुट्टियां शुरू होते ही किताबें ठीक करूंगा, कमरे सजाऊंगा, साइकिल साफ करूंगा। अब छुट्टी शुरू हुई है तो यूं मुंह लटका कर बैठे हो। फिर आप बताएं ना क्या करूं? सारी कहानियों की किताबें ठीक कर लो, फटी हैं तो जोड़ लो, चाहो तो रमेश कमल को भी बुला लो। आप कितनी अच्छी हैं मम्मी, कहकर शहाब खुशी से दौड़ता पड़ोस में चला गया। स्टडी रूम बच्चों से भरा है। कालीन पर कुर्सियों पर बैठे बच्चे कॉमिक्स पढ़ने में डूबे हुए हैं। शहाब की अम्मी खुश है। किताबें ठीक करने के सब यहीं जमा होते हैं और खूब पढ़ते हैं, फिर खाना खाकर सो जाते हैं। शाम को नहाकर इधर उधर घूमते हैं या साइकिल चलाते हैं। परंतु शहाब की अम्मी की प्रसन्नता अधिक देर तक कायम न रह सकी। जब से नया लड़का इस घर में आने लगा था, बच्चों में वह संतोष और शांति न रह गई थी। वह कुछ न कुछ बोलता रहता था। कभी बच्चे हंस देते, कभी टाल जाते। वह रमेश के मामा का बेटा था।
मामा का ट्रांसफर दिल्ली हो गया था। घर न मिलने के कारण वे रमेश के घर रह रहे थे। कमल उन्हीं के घर में रहकर शरारत करता और दूसरों को परेशान करता। उसकी शरारत दूसरों के लिए दुख का कारण बनती जा रही थी। इस कारण वह शीघ्र ही पड़ोस के घरों में बदनाम हो गया। परंतु खुलकर कहे कौन कि कमल हमारे यहाँ मत आओ, तो जिसके यहाँ चाहता पहुंच जाता। शहाब के घर में कुछ दिन तो वह चैन से पुस्तकें पढ़ता रहा। फिर कभी कभी उससे किताबें फटने लगी। किसी ने ध्यान न दिया, परंतु एक दिन जाते समय उससे किसी ने कुछ मांगा तो उसने जेब में हाथ डाला और निकाला तो जल्दी से पर्चा गिरा। रमेश ने उठाया तो मालूम हुआ कि अमर कथा झांसी की रानी का एक पन्ना है। सबके चेहरों पर प्रश्न था। साहब को क्रोध तो बहुत आया पर खामोश रहा। सब बच्चे चुपचाप चले गए। केवल रमेश लज्जा के मारे खड़ा रहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। रात को जब शहाब के अब्बू घर आए तो शहाब को उदास पाया। पूछने पर अम्मी ने सब कुछ बताया। अब्बू के सामने शहाब अपने दुख का वेग रोक न सका। बोला, अब्बू आप बताएं उसने ऐसा काम क्यों किया? मैं अपनी सारी किताबें जो मुझे बहुत प्यारी हैं बिना किसी झिझक के उसे पढ़ने को देता हूँ। फिर अब्बू उसने इतना नीच काम क्यों किया? चलो पहले हम आराम से खाना खाते हैं, फिर इस विषय पर बात करेंगे। क्यों, ठीक है ना शमा? उन्होंने साहब की अम्मी से पूछा। हाँ, मैं खाना लगाती हूँ। शहाब ने तो दोपहर में भी खाना नहीं खाया है। यह बात बेटे आपकी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रूठे किसी और से, क्रोध किसी और पे उतरे। अब भाई खाने ने क्या किया है? खाने पर किया गया क्रोध तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और रोटी के कारण ही संसार हरकत करता है। आदमी मेहनत करता है, अच्छे बुरे काम करता है। मुझे माफ कर दें अब्बू, परंतु मुझे जाने क्या हो जाता है। दुख में कौन निगला ही नहीं जाता है। खैर छोड़ो, चलो हाथ धोते हैं, फिर आराम से खाना खाती हैं। खाकर अब्बू ने पान मुंह में रखा और तब तक शहाब उनके पास हाथ मुंह धोकर आ गया। तो तुम्हें गुस्सा है कि उसने पहले भी कई कॉमिक्स और किताबें फाड़ी थी और आज सबूत भी मिल गया, क्यों? यही बात है ना? हाँ पापा, देखिए ना, वह ठंडे होकर शांति से बात करो। उत्तेजित होकर जोशीली बातें हो सकती हैं, मगर समस्या का हल नहीं ढूंढा जा सकता। मुझे देखो, मैं लाइब्रेरियन हूँ। रोज ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। क्या करूँ? किसे पकड़ूं? बड़े बड़े लोग लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं और आराम से जो पन्ना उन्हें पसंद आया उसे फाड़ लिया। कभी कभी लोग काहली और आलस्य में कि कौन दो पन्ने उतारे, क्यों ना ब्लेड से फाड़ लूं, ऐसा काम करते हैं। ऐसा बड़े लोग क्यों करते हैं? साहब की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। इसलिए क्योंकि वह बचपन में ऐसा काम करती है और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता। अगर कोई टोकता है तो अपनी घृणा को दिखाते हुए। उस आदमी को यूं बुरा भला कहा जाता है कि या चोर उचक्का, परंतु उस आदमी की मानसिक स्थिति का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। ऐसे में बच्चे जिन पर बहुत रोक टोक लगाई जाती है और स्वतंत्रता के नाम पर नए नए बंधन लगाए जाते हैं, वे बच्चे डर से माता पिता के सामने चुपचाप सर झुकाए सुशील बने रहते हैं। परंतु चुपके चुपके उनकी मनोवृत्ति इस काम की ओर लग जाती है जिसका इल्जाम उन पर सीधा नहीं आता है। मेरे बचपन का एक दोस्त था। वह बताया करता था कि जब घर में जब कोई नई चीज आती, थोड़ी देर बाद वह उसे खराब करता और जैसे बहनों की नई चप्पल रात को ब्लेड से किनारे से काट देता, जो न दिखती थी कि कटी हुई है और कुछ दिनों में जोर पड़ने पर टूट जाती थी। कितने गंदे थे आपके दोस्त! छी! तुम्हारे बच्चे भी कल शायद कमल के लिए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें। मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, मगर तुम्हें तो मैं तरकीब बता रहा हूँ। तुम प्रश्न करोगे कि जब मैं समस्या का हल जानता हूँ तो फिर स्वयं लाइब्रेरी में उसे चालू क्यों नहीं करता? उत्तर है, वहां बड़ी देर हो चुकी है और लोगों को पकड़कर सुधारना कठिन काम है, पर बच्चों को सुधारना आसान है। बताइए, मैं जरूर कमल को की सहायता करूंगा ताकि वे गंदी आदत छोड़ दे। बताइए बताइए पापा। मैं जरूर कमल की सहायता करूंगा ताकि वो ये गंदी आदत छोड़ दे। देखो, जब एक पेड़ पौधा होता है तब उसको सीधा बढ़ने के लिए हम डंडी का प्रयोग करते हैं। कभी कभी टहनियों को सुतली से इच्छानुसार इधर उधर बांध देते हैं और जब खाद पानी सूर्य प्रकाश से वह पौधा अपनी फैली शाखाओं के साथ ऊंचा बड़ा चौड़ा तने वाला वृक्ष बन जाता है, तब उसको सुधारना मुश्किल होता है। ऐसे ही बच्चे हैं।
यही बच्चे कल देश का भार उठाएंगे। इस कारण इन स्तंभों के पूर्ण रूप से देखभाल करना हम बड़ों का और बच्चों को अपने साथियों से भी वैसा ही करना सिखाना भी हम बड़ों का काम है। ठीक कहते हैं अब्बू। अगर मैं उसका आना घर में बंद कर भी दूं तो वह दूसरी जगह भी शरारत करेगा और पुस्तक किसी भी पढ़ने वाले के लिए बेकार हो जाएगी। ठीक है बेटे, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात समझ ली है। कल स्वयं जाकर कमल को बुलाकर लाना। कुछ न कहना कि तुम नाराज हो या वह हरकत जो उसने की थी तुम दुखी हो। बस उसे विश्वास देना। मुझे लगता है उस विश्वास में उसमें सुधार करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। बात बात पर डांट खाने से वह कुछ जिद्दी और बदला लेने की भावना उसमें प्रबल हो गई है और कुछ जिद्दपन भी ज्यादा हो गया है। अब्बू रुके, सिगार का एक कश खींचा, फिर बोले, कल साथ बैठकर वह पन्ना गोंद से चिपका देना। फिर उससे कहना कि वह तुम्हारी सहायता कर दे ताकि जितनी किताबें फटी हैं तुम उन्हें जोड़ सको। इससे उसके मन में ग्लानि की भावना उठेगी और फिर वह ऐसा काम नहीं करेगा। जाओ, अब जाकर आराम करो। मन से कमल के लिए जो भी क्रोध है उसे निकाल कर उसकी जगह हमदर्दी की भावना लाओ। सुबह नाश्ते के बाद वह कमल को बुला लाया। पापा ने जो कहा था उसी तरह से उसने बड़ी चतुराई से सब कुछ किया। कमल आश्चर्य में पड़ा सब कुछ कर रहा था। आज तक उसकी इस हरकत के बाद किसी ने उससे मित्रता नहीं रखी थी, बल्कि उसकी निंदा की थी। सब साथियों ने थू-थू की थी। पर यहाँ इस घर में शहाब का उस पर विश्वास, उसकी बहन मृदुला का स्वभाव और तो और उनकी अम्मी ने कितने प्यार से मेवे से भरा सूजी का हलवा खिलाया। जब काम समाप्त हो गया तो कमल जाने को उठा। शहाब ने कहा, कमल आज वहीं खाना खा लो। इतनी मेहनत के बाद साथ खाने का मजा ही निराला होगा। इस प्रेम से कमल का मन ग्लानि से भर उठा। एक मुंह दोनों हाथों में छुपाकर वह बोल उठा, मुझे माफ कर दो साहब, मैं बुरा लड़का हूँ। सब कहते हैं मैं गंदा लड़का हूँ। यह क्या, पागल हो गए हो क्या? शहाब ने घबरा कर कहा। अम्मी ने कमल के आंसू पोंछे, उसे सीने से लगाया। उसकी आंखें छलक आई। शहाब व नसीमा दोनों रो रहे थे। चलो तीनों हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ। कमल को खीर पसंद है ना? आज मैंने चावल की खीर बनाई है। अम्मी उठ गई, फिर पुकारा, बब्बन जाकर रमेश से कह आओ कमल भैया यहीं खाना खाएंगे। तीनों बच्चों के चेहरे हंस रहे थे और उनका भविष्य उन पर मुस्कुरा रहा था, उज्जवल, उन्नत, प्रखर। दूसरे दिन स्टेडियम में सारे बच्चे बैठे थे। सब कमल और शहाब के व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। थोड़ी देर बाद बच्चे सब कुछ भूलकर पढ़ने में मगन हो गए और कमल तो बहुत ही खुश था। आज हफ्ते भर बाद शाम को सबने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया तो कमल को विदाई भी थी, क्योंकि कमल के पिता को घर मिल गया था और वह कल यहाँ से जा रहे थे। कमल के जाने के बाद सब उदास थे। अच्छे दोस्त रोज रोज थोड़ी ही मिलती है। तो ये थी कहानी प्रेम की जीत। तो जैसे कहानी में कितनी खूबसूरती से बताया गया है कि बच्चे वो नन्हे पौधे हैं, नन्हे अंकुर हैं, जिन्हें सहारा देकर एक अच्छा भविष्य बनाया जा सकता है, एक अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। वहीं उनकी गलतियों पर शेम करके या थू करके उन्हें गलत आदतों के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कमल ने अपनी गलती समझी और उसने किताबें पढ़ना छोड़ दी। लेकिन काश ऐसे बच्चे जो बड़े होकर के लाइब्रेरी में किताबें फाड़ते हैं, उन्हें भी कोई ऐसा मिल गया होता जो उन्हें ये समझाता। एक खूबसूरत कहानी के साथ नासिरा आपा जी को फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और वो ऐसे ही रचती रहें और हम सब उनको पढ़ते रहें, सराहते रहें और सीखते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।